जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में कक्षा 10वीं की वार्षिक परीक्षा में पूछे जाने वाले 4 अंक के महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में हम हल करेंगे। कक्षा 10वीं की हेल्प क्वेश्चन बैंक के माध्यम से आपको समस्त महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कराया जाएगा और उसकी पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगी। हम आज देखते हैं 4 नंबर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके 135 और 225 का महत्तम समवर्तक HCF ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 2020 जो वार्षिक परीक्षा 2020 है उसमें यह प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पर हम देखते हैं तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जैसे कि हम कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में देख चुके हैं, तो यहाँ पर दो संख्याएं 135 और 225 दी गई हैं। तो यहाँ पर जो बड़ी संख्या होती है, यहाँ लिखा है कि दी गई संख्याएं, तो हमें संख्याएं दी गई हैं 135 और 225। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 225 इज ग्रेटर 135। 225 क्या है, 135 से बड़ा है, इसलिए हम जो बड़ी संख्या होती है उसको हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार हम ए मान लेते हैं और जो हमारी छोटी संख्या होती है उसको हम बी मान लेते हैं। तो यहाँ पर ए हमने 225 को मान लिया और बी 135 को मान लिया। तो चूंकि हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर बड़ा या बराबर है 0 से लेकिन बी से छोटा होता है। तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है 225, बी की वैल्यू है 135। अब 135 में हम किसका गुणा करें कि 225 के करीब पहुँच जाएं? तो 135 दूनी कितना हो जाएगा, 270 हो जाएगा, वो ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए 135 में 1 का गुणा करेंगे तो हमें 135 में 1 का गुणा करेंगे 135 ही आएगा। तो उसमें हमें 90 जोड़ना पड़ेंगे, तब हमें 225 प्राप्त होगा। इसलिए हम यहाँ देखते हैं कि जो हमारा शेषफल है आर बराबर नहीं है 0, क्योंकि आर का मान क्या है यहाँ पर अभी 90 है। अतः पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का तब तक उपयोग करते हैं जब तक कि आर का मान 0 नहीं हो जाता। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं जो 135 था बी का मान था और यहाँ पर जो आर का मान था वो कितना है 90। तो इन दोनों में बड़ा कौन है 135। तो हम ए मान लेंगे 135 को और बी मान लेंगे जो हमारा आर था 90, उसको हम बी मान लेते हैं। पुनः हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाएंगे तो 135 बराबर क्या हो जाएगा 90 गुणित 1, क्योंकि 90 दूनी 180 ज़्यादा हो जाएगा। तो 90 कम 90 धन, अब 90 में हम 45 जोड़ देते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा 135। हम पुनः देखते हैं कि यहाँ पर आर का मान जो है कितना है 45 है और जो कि क्या हुआ है अभी आर का मान 0 नहीं हुआ है, इसलिए हम पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो 90 था बी वो क्या है ग्रेटर है और 45 क्या है छोटा है। तो हम यहाँ पर ए की वैल्यू 90 मान लेते हैं और बी की वैल्यू 45 मान लेते हैं। तो यहाँ पर 90 बराबर क्या हो जाएगा 45 गुणित 2 धन 0, क्योंकि 45 दूनी 90 और अब 90 हो गया तो शेषफल क्या होगा 0 हो गया। तो यहाँ पर हमने देखा कि यदि हम 45 में 2 का गुणा कर रहे हैं तो हमारा शेषफल क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो हम इस प्रक्रिया को यहीं रोक देते हैं। तो हम लिखेंगे चूंकि शेषफल आर बराबर क्या हो गया 0 हो गया, अतः इस प्रक्रिया को यहीं रोक देते हैं। इसलिए हमारा HCF जो होगा वो क्या आ जाएगा, HCF क्या हो जाएगा 45, क्योंकि इस 45 के कारण हमारा जो शेषफल था वो क्या हो गया 0 हो गया। इसलिए हम कहेंगे 135 और 225 का HCF जो होगा कितना होगा हमारा 45 होगा। यह दूसरा क्वेश्चन है जो 2019 की वार्षिक परीक्षा में पूछा गया है। दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q धन 1 या 4q धन 3 के रूप का होता है जब q एक पूर्णांक है। तो जहां q एक पूर्णांक है और हमें दर्शाना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो होता है इसके रूप का होता है। तो हमने सबसे पहले मान लिया कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक की बात की गई है, तो माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। हमने ए को क्या मान लिया धनात्मक विषम पूर्णांक मान लिया। यदि हम 4q धन 1 या 4q धन 3 की तुलना यूक्लिड विभाजन प्रमेय से करें तो क्या होगा bq प्लस आर, क्योंकि आर है। तो यहाँ पर यदि हम देखें कि q का मान q है यहाँ पर, लेकिन b का वैल्यू क्या है 4 और r की वैल्यू यहाँ पे 1 है। फिर आगे क्या है
b की वैल्यू तो 4 है, लेकिन r की वैल्यू यहाँ चेंज हो रही है, तो यहाँ पर हम b का मान क्या मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमने क्या मान लिया कि a जो है कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है और b का मान क्या है, 4 है। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को हम जानते हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ r बड़ा या बराबर है 0 से लेकिन b से छोटा है, और q का मान क्या होगा, 0 से बड़ा या बराबर होगा। b की वैल्यू क्या है, 4q धन r की वैल्यू तो हमने कुछ मानी नहीं अभी, तो 1। हम इसको क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 नाम दे रहे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं जो r का मान है, r का मान क्या है, वहाँ पे हमने देखा था कि r का मान क्या था, हमने देखा 4q धन 1, 4q धन 3। तो यहाँ पर r का जो मान है वो क्या है, b से हमें पता है कि r का मान जो है b से छोटा होता है और b का मान क्या है, 4 है। r का मान है 0 के बराबर है या उससे बड़ा है लेकिन 4 से छोटा है, तो r के मान क्या हो सकते हैं, तो एक तो शून्य हो सकता है क्योंकि शून्य के वो बराबर है, और क्या हो सकते हैं, 4 से छोटे, 4 से छोटे क्या हो सकते हैं, पूर्णांक 1 2 3। तो इस तरीके से हमें r के मान 0 1 2 3 मिल जाते हैं। इस r के मानों को हम समीकरण 1 में रखते हैं। तो यदि हम समीकरण 1 में r के मानों को रखें, देखते हैं हम r के मान जो है समीकरण 1 में रखने पर, तो यदि हम समीकरण 1 में r के मान रखते हैं तो हमें सबसे पहले क्या मिल जाएगा, a बराबर 4q धन r का मान क्या है, 0 है, तो 4q ही आएगा। तो 0 लिखने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है क्योंकि इससे क्या हो जाएगा, 4q ही प्राप्त हो जाएगा। अब यदि हम r का मान 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a बराबर 4q धन 1। ठीक है, आगे हम देखते हैं। इसी तरीके से हम 2 रखेंगे तो 4q धन 2, और 3 रखेंगे तो 4q धन 3 प्राप्त हो जाता है। अब हम देखते हैं आगे। अब हम देखते हैं सबसे पहले a बराबर 4q। क्या a बराबर 4q जो हमें प्राप्त हुआ है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, क्या हम इसको, यदि हम 4q में से 2 को कॉमन निकाल दें, 2 को यदि हमने कॉमन निकाल दिया तो क्या बचा, 2q, और 2q को हमने m मान लिया तो क्या हो गया, 2m हो गया ये। ठीक है, और हम क्या कह सकते हैं, यदि 2m हमारे पास आया है तो कोई भी संख्या जिसमें 2 का गुणा होती है वो क्या होती है, एक सम संख्या होगी। तो हम कह सकते हैं कि जो a बराबर 4q है या 4q है, यह एक कैसी है, सम संख्या है। इसी तरीके से यदि हम देखें a बराबर 4q धन 1, यहाँ पर हम 4q के मान को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2q, 2 गुणित 2q लिख सकते हैं, धन यहाँ पर 1 रहेगा, लेकिन 2q को हमने क्या माना है, 2m माना था, पहले भी हम देख चुके हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ, 2m धन 1। हमने देखा था कि 2m यदि एक सम संख्या है तो एक सम संख्या में यदि 1 जोड़ देते हैं तो क्या बन जाती है, वो विषम संख्या बन जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 2m धन 1 क्या है, एक विषम संख्या है, और हमें क्या दिखलाना था कि धनात्मक विषम पूर्णांकों के रूप की होती है, इसलिए हमने इसको समीकरण 1 नाम दे दिया जो विषम संख्या है। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। a बराबर क्या लिया हमने, 4q धन 2, तो 4q को हम क्या लिख सकते हैं, 2m लिख सकते हैं, धन 2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से ऐसा भी हो सकता है कि 2m प्लस 2, 2 कॉमन निकाल देंगे तो क्या बचेगा, m प्लस 1। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। तो हमें क्या मिलता है, यदि किसी संख्या में 2 से मल्टीपल है मतलब वो क्या है, एक सम संख्या है, तो ये भी क्या हो जाएगी, एक सम संख्या हो जाएगी। ठीक है, हम चौथा देखते हैं। यहाँ पे है 4q धन 3, 4q धन 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 4q बराबर 2m, 2m धन 3 लिख सकते हैं, 2m धन 3 लिख सकते हैं, और 3 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 धन 1। तो यहाँ से 2 कॉमन भी निकाल सकते हैं, तो 2m धन 1 धन 1। तो यहाँ से हमने ये देखा कि 2 का मल्टीपल है इस संख्या में, m धन 1 में, लेकिन प्लस 1 है, और यदि किसी सम संख्या में एक जोड़ा जाता है तो वो क्या बन जाती है, एक विषम संख्या बन जाती है। तो इस तरीके से हमने इसको समीकरण 2 नाम दे दिया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो समीकरण 1 व समीकरण 2 से हमें प्राप्त होता है कि a बराबर 4q धन 1 और a बराबर 4q धन 3 कैसे हैं, विषम पूर्णांक हैं। तो उन्होंने कहा है कि समीकरण 1 व 2 से ज्ञात होता है कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q धन 1 या 4q धन 3 के रूप का होता
है। तो हमें यही सिद्ध करना था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो 2019 के पेपर में पूछा गया था। इसी तरीके से हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। अब हमें दिखलाना है यहाँ पर कि कोई भी विषम पूर्णांक जो होता है 6q⁻1, 6q⁻3 या 6q⁻5 के रूप का होता है, जहाँ q क्या है, कोई पूर्णांक। तो बस क्वेश्चन जो हमने पिछला किया है उसी के समान इसको करना है। तो यहाँ पर एक धनात्मक विषम पूर्णांक की बात की गई, तो माना a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है और यहाँ पर b का मान क्या हो जाएगा 6 तथा b बराबर 6। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगा देंगे हम, a बराबर bq⁻r, जहाँ r की वैल्यू ग्रेटर आर 0 लेकिन लेस आर v है। ठीक है, q ग्रेटर आर 0 है। हम क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का में b का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a बराबर 6q⁻r और r का मान क्या हो जाएगा, b का मान रखेंगे तो 6 से कम हो जाएगा। 6 से कम है लेकिन 0 के बराबर या 0 से बड़ा है। तो हम कह सकते हैं चूंकि r का मान जो है 0 से बड़ा या बराबर है लेकिन 6 से छोटा है, इसलिए r के मान क्या हो जाएंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5 हो जाएंगे। ठीक है, अब इन मानों को हम किस में रखते हैं, समीकरण 1 में रखेंगे। 0 रखेंगे, 2 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे और 5 रखेंगे। तो इस तरीके से हमें कुछ समीकरण प्राप्त होते हैं, जैसे कि a बराबर 6q, 6q+1, 6q+2, 6q+3, 6q+4, 6q+5। तो ये हमें क्या होता है, हमें ये a के मान प्राप्त होते हैं जब हमने r के मान को रखा। अब हम देखना ये है कि जो विषम पूर्णांकों को बतलाना है हमें कि विषम पूर्णांक होते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं a बराबर 6q को। a बराबर 6q में हम देखें कि 2 हम यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं, तो 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, 3। तो 3 दूनी 6 हो जाएगा क्योंकि, तो और हम 3q को क्या मान लें, m मान लें या कुछ भी मान लें। अच्छा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2m। 2m हमें पता है क्या है, एक सम संख्या है, हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। a बराबर 6q+1, अब भी हमने पता है 6q को हम 2m लिख सकते हैं, +1 हो जाएगा तो 2m+1 सम संख्या में एक जुड़ जाएगा तो विषम बन जाएगी। इसको इसलिए हम इसको क्या देते हैं, समीकरण 1 नाम दे देते हैं। जो विषम वाले समीकरण हमें प्राप्त होंगे उनको हम समीकरण के नाम देते जाएंगे। तो इनको हमने समीकरण 1 नाम दे दिया। इसी तरीके से तीसरा यदि हम देखें 6u को हम 2m लिख सकते हैं +2, 2 कॉमन भी निकाल सकते हैं। तो यदि किसी संख्या में 2 से गुणा है तो मतलब वो क्या है, एक सम संख्या है, इसलिए इसको हम समीकरण नहीं देंगे। हम बात करते हैं a बराबर 6q+3 की। तो 6q+3 में 6q को हम 2m+3, तो यहाँ से हमें पता है कि ये क्या होगी 2m। यदि कोई सम संख्या में 3 जोड़ेंगे तो भी वो क्या होती है, एक विषम संख्या होती है। तो यह भी एक विषम संख्या है, इसलिए समीकरण 2 नाम इसको हम दे देंगे। इसी तरीके से 5 को देखें 6q+4, तो ये भी एक क्या होगी, सम संख्या होगी। तो हम इसको आगे बढ़ जाते हैं और हमारा फिर प्राप्त होता है 6q+5। तो 6q+5 जो होता है 2m+5 लिख सकते हैं। यहाँ से हम 5 को 4+1 के रूप में लिख सकते हैं, 4 और 1 5 हो जाएगा क्योंकि, और यहाँ से हम कॉमन निकालें 2 को तो m+2+1 बचेगा। और हमें पता है किसी सम संख्या में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगी, वो विषम हो जाएगी। तो यह एक विषम संख्या और इसको समीकरण 3 नाम दे देते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि समीकरण 1, 2 और 3 से ज्ञात होता है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ये 2020 की परीक्षा में नहीं पूछे गए हैं, इसलिए 2021 की परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यह पर प्रश्न चौथा है, सिद्ध कीजिए कि कर्णीय 3 अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे सिद्ध करना है कि कर्णीय 3 एक अपरिमेय संख्या है। कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में हम कर्णीय 5 एक अपरिमेय संख्या है उसको हम सिद्ध कर चुके हैं, जो 2020 में प्रश्न आया हुआ था। हम यहाँ पे कर्णीय 3 की देखते हैं कि कर्णीय 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें अपरिमेय सिद्ध करने से पहले हम उसको मान लेते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है। जब हमें अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम उसको क्या मान लेते हैं कि यह एक क्या है, परिमेय संख्या। यदि परिमेय संख्या है तो परिमेय की डेफिनेशन से हम इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो कर्णीय 3 बराबर p/q, जहाँ q बराबर नहीं है 0 के, क्योंकि ये डेफिनेशन ही होती है। और हम बता दें जहाँ p और q क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। हमने बताया था कि p और q पूर्णांक हैं तथा p और q कैसे हैं, सहअभाज्य होते हैं। p और q सहअभाज्य होते हैं, अर्थात उसका मतलब होता है कि p और q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। p और q में
सिर्फ एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड है, वो कौन है, एक ही है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं P बटे क्यू बराबर करनी 3, चूंकि हमें दिया है। यदि हम Q का पक्षांतर कर दें तो क्या मिलता है, P बराबर करनी 3 इंटू गुणा हो जाएगा किसका, Q का, पक्षांतर करने पर। अब हम यहाँ पर देखते हैं, यदि हम दोनों पक्षों का वर्ग कर दें तो यहाँ हम लिखते हैं कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो P का वर्ग P वर्ग, करनी 3 का वर्ग करेंगे तो 3 हो जाएगा Q का वर्ग। इसको हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं। तो इस तरीके से यदि हम 3 का पक्षांतर और कर दें तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर P का वर्ग बटे 3 बराबर Q का वर्ग। तो यहाँ पर 3 क्या है, बराबर नहीं होगा 0 के, कोई भी संख्या जो है वो 0 के बराबर तो नहीं होती है क्योंकि वो अचर राशि है। तो यहाँ से हमें प्राप्त होता है कि जो P स्क्वायर है वो किससे विभाजित है, 3 से विभाजित है। और चूंकि हमने एक प्रमेय पढ़ा था, यदि किसी संख्या का वर्ग किसी अभाज्य संख्या से विभाजित होता है तो वह संख्या भी उस अभाज्य संख्या से विभाजित होती है। तो इसलिए जो संख्या P है वह भी 3 से विभाजित होगी या होगा। तो यदि P जो है 3 से विभाजित है तो हम मान सकते हैं कि जो P संख्या होगी वह क्या होगी, 3 का गुणज होगी। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि P बराबर 3 के, हमने क्या मान लिया कि P बराबर क्या है, 3 के है, या 3C के कुछ भी मान सकते हैं जहाँ के कोई पूर्णांक है। अब यदि हम P बराबर 3 के जो है उसको हम किस में रख दें, समीकरण 1 में रख दें। तो समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, P का मान 3 के का वर्ग बराबर 3Q का वर्ग। अब यहाँ हम देखते हैं 3 त्रिका 9, 9K का वर्ग बराबर 3Q का वर्ग। इनका पक्षांतर कर दें तो 9 बटा 3 K वर्ग बराबर Q वर्ग। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 3K वर्ग बराबर Q का वर्ग मिल जाएगा हमें। यहाँ पर हम देखते हैं यदि 3 का पक्षांतर कर दें तो मिल जाएगा हमें कि K वर्ग बराबर Q का वर्ग बटे 3। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो Q स्क्वायर है वह भी किससे विभाजित है, 3 से विभाजित है। तो हम कह सकते हैं कि जो Q होगा वह भी 3 से विभाजित होगा। इसको हम समीकरण 3 दे देते हैं, इसके पहले हमने समीकरण 2 दिया था। तो इस प्रकार हम समीकरण 2 और 3 से पता चलता है कि P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। तो हमने देखा कि क्योंकि हमें P में भी 3 से भाग जा रहा है और Q में भी 3 से भाग जा रहा है, अर्थात P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 3 है, जो हमारी कल्पना के विपरीत है। कैसी कल्पना, हमने मानी थी कल्पना कि इन दोनों में P और Q में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि करनी 3 एक परिमेय संख्या है। हमने क्या कल्पना की थी कि करनी 3 एक परिमेय संख्या है, ये हमारी क्या है, त्रुटिपूर्ण कल्पना है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो करनी 3 है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है जो 2020 की परीक्षा में पूछा गया है, इसको हल करना है। यहाँ पर 5वां क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 3 धन 2 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें यहाँ पर 3 धन 2 करनी 5 को अपरिमेय सिद्ध करना है। तो हम यहाँ पर कल्पना कर लेते हैं या मान लेते हैं कि 3 धन 2 करनी 5 क्या सी है, एक परिमेय संख्या है। यदि परिमेय है तो P बटे Q के रूप में इसको लिख सकते हैं, जहाँ पर हम लिख देंगे P और Q पूर्णांक हैं और P और Q सहअभाज्य हैं, अर्थात उनमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो हमने वो लिख लिया। अब हम देखते हैं P बटे Q के रूप में यदि हमने उसको लिखा है तो हम P बटे Q के रूप में लिखा है। यदि हम 3 का पक्षांतर कर दें यहाँ पर, क्योंकि हमने देखा है कि जो करनी के साथ में ये जो नंबर है 3 धन 2 करनी 5 है, तो हम इस 3 का पक्षांतर कर देते हैं। तो यहाँ पे धन है तो यहाँ ऋण का हो जाएगा और यहाँ क्या बचेगा, 2 करनी 5। अभी भी करनी 5 के साथ क्या है, 2 है, तो 2 का भी पक्षांतर कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, एक गुणा में है तो भाग में आ जाएगा, तो 1 बटे 2 P बटे Q ऋण 3 बराबर करनी 5 हो जाएगा। और चूंकि हम कह सकते हैं यहाँ पर कि P बटे Q क्या है, पूर्णांक है, क्या है, P बटे Q क्या है, पूर्णांक है, और हमें पता है P बटे Q पूर्णांक और P बटे Q क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसलिए 1 बटे 2 P बटे Q ऋण 3 भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी या परिमेय संख्या है। इसलिए करनी 5 भी क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि इसके बराबर है, इसलिए हम कह सकते हैं करनी 5 भी क्या होगी, एक
परिमेय संख्या होगी। लेकिन हम चूंकि जानते हैं, क्या जानते हैं, परंतु हम जानते हैं कि कर्णीय 5 कैसी है, एक अपरिमेय संख्या है। तो यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। कैसी त्रुटिपूर्ण कल्पना, कि हमने माना था कि 3 धन 2 कर्णीय 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसलिए हमारी यह त्रुटिपूर्ण कल्पना गलत होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 3 धन 2 कर्णीय 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर छठवां क्वेश्चन है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के ऊपर n की घात अंक 0 पर समाप्त होती है, 0 पर समाप्त होती है। हमें इसको बतलाना है कि जो प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 के ऊपर यदि n की घात लगी हुई है तो वह संख्या जो है अंक 0 पर समाप्त होती है। हम दिखलाते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि यदि कोई भी संख्या, क्या लिख सकते हैं, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो हम कह सकते हैं कि वह किस संख्या से विभाजित होगी, 10 से विभाजित होगी। यदि किसी संख्या के अंत में 0 है अर्थात उसमें 10 का भाग चला जाएगा, 10 का भाग चला जाएगा अर्थात किसका भाग चला जाएगा, 10 के मल्टीपल या गुणज क्या होते हैं, 2 और 5 होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि वह संख्या 2 और 5 से भी विभाजित होगी। यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो वह 10 से विभाजित होगी अर्थात वह संख्या 2 और 5 से विभाजित होगी। तो हम कह सकते हैं कि जो 10 बराबर है, 10 बराबर 2 गुणित 5 हम लिख सकते हैं। चूंकि हमें क्या बतलाना है, 6 के ऊपर n की घात 0 पर समाप्त होती है, हमें इसको दिखलाना है। तो हम लिखते हैं 6 के ऊपर n की घात के अभाज्य गुणनखंड। हम इनके अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या निकलेंगे, 2 का भाग जाएगा, 2 तिया 6 और 3 का भाग चला जाएगा। तो क्या निकलेंगे, 2 और 3 निकलेंगे। और इसके ऊपर n की घात लगी, n की घात लगा दी हमने। तो इसको यदि हम अलग अलग लिखेंगे तो 2 के ऊपर n की घात गुणित 3 के ऊपर n की घात यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाएगा। चूंकि हम देखते हैं कि 6 के ऊपर n की घात के जो अभाज्य गुणनखंड हैं उसमें 2 तो है लेकिन क्या नहीं है, 5 नहीं है। इसलिए 6 के ऊपर n की घात 5 से विभाजित नहीं होगी। हमें मालूम है यदि कोई संख्या में 2 तो है लेकिन 5 नहीं है तो 5 से विभाजित वह नहीं होगी। तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता हमें यह निश्चित कराती है कि 6 के ऊपर n की घात के गुणनखंड में 2 और 3 के अतिरिक्त और कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। यदि और कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है तो हम कह सकते हैं कि अतः किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के ऊपर n की घात अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। तो हमें यही दिखलाना था, बताना था कि वह संख्या 0 पर समाप्त होती है या नहीं होती, जांच करना था। तो हम कह सकते हैं कि जो संख्या 6 के ऊपर n की घात है यह अंक 0 पर समाप्त नहीं होती है, क्योंकि किसी भी संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए उसमें 2 और 5 का होना आवश्यक है। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में हमने 4 अंक के प्रश्नों को देखा जो वार्षिक परीक्षा 2021 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होंगी। तो इन प्रश्नों को आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लें। जय हिंद।